हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन आपके सामने है काक, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी वकुल या फिर ऑप्शन डी वगुला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बकुला। दोस्तों, यहाँ पर जो काका है, पानी है और बकुल है, ये तीनों जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन जो बगुला है वो तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, ध का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है तालु, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी दंत या फिर ऑप्शन डी मूर्धा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंत। दोस्तों, त वर्ग के सभी व्यंजन को हम कहते हैं दंत वर्ण। तो यहाँ पर जो त वर्ग का जो वर्ण है वो है ध, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंत। अगला क्वेश्चन है, वह ध्वनि जो मुख एवं नासिका दोनों की सहायता से बोली जाती है उसे इंगित करे। ऑप्शन आपके सामने है अल्पप्राण, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी अनुनासिक या फिर ऑप्शन डी संस्पर्श। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुनासिक। दोस्तों, याद रखिएगा कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सभी वर्ग के जो अंतिम अक्षर यानी कि जो पंचमाक्षर है, जिसमें आपका आ जाएगा अंगा, इसके साथ साथ इया, इसके साथ साथ अणा, इसके साथ साथ ना और इसके साथ साथ माँ, इन पांचों वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, जो कि मुंह और नासिका से बोला जाता है। यानी कि इसका सही आंसर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जो सबके आगे रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है नायक, ऑप्शन बी कप्तान, ऑप्शन सी नेता या फिर ऑप्शन डी अग्रणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्रणी। दोस्तों, जो सबके आगे रहता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रणी, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यथाविधि में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। दोस्तों, जिस भी शब्द के पूर्व में अव्यय होता है उसमें अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ पर यथाविधि में जो यथा है वो एक अव्यय है, यानी कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भाव अथवा गुण एवं दशा के नाम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, किसी भी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बुढ़ापा, तो बुढ़ापा से हमें क्या पता चल रहा है? बुढ़ापा से हमें फीलिंग आ रही है कि बुढ़ापा है, यानी कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है मूर्ख होना, ऑप्शन बी छड़ी होना, ऑप्शन सी एकमात्र सहारा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकमात्र सहारा। दोस्तों, अंधे की लकड़ी होना का एकमात्र सहारा जो है वो बिल्कुल सही अर्थ है। जैसे कि अगर कोई लड़का अपनी दादी का एकमात्र सहारा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो लड़का उसकी दादी के अंधे की लकड़ी है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किया जाता है। आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है एक वचन में, ऑप्शन बी बहुवचन में, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक वचन में। दोस्तों, अगर आपके सामने आधा लीटर पानी है तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास आधा लीटर पानी है, मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ, मैं 4 लीटर पानी पीता हूँ। यहाँ पर 4 लीटर पानी रखा है, यानी कि यहाँ पर रखा है बोलते हैं, ना कि रखे हैं बोलते हैं। यानी कि जो द्रव्यवाचक सर्वनाम संज्ञा है वो हमेशा एक वचन में होती है। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है क्रोध, ऑप्शन बी हास्य, ऑप्शन सी उत्साह या फिर ऑप्शन डी रति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्साह। दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, आप सभी को पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की क ध्वनि व्याकरण की दृष्टि से है। आपको बताना है कि जो क ध्वनि है वो व्याकरण की दृष्टि से किस किस वर्ग में आएगा। ऑप्शन आपके सामने है अल्पप्राण सघोष, ऑप्शन बी महाप्राण सघोष, ऑप्शन सी अल्पप्राण अघोष या फिर ऑप्शन डी महाप्राण अघोष।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्प प्राण अघोष। दोस्तों जो क वर्ग है, क वर्ण है, आपको पता है कि जो क वर्ग है, क ख ग घ अंगा, इसमें जो क वर्ग है वो पहला वर्ण है। तो याद रखिएगा कि जो व्यंजन है, व्यंजन में पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। यानी कि क चूंकि पहला वर्ण है, यानी कि ये अल्प प्राण हो जाएगा, यानी कि पहले और तीसरे में से एक ऑप्शन हो सकता है। अगर हमें सघोष और अघोष में हमको ढूंढना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो सघोष और अघोष में जो अघोष वर्ण होते हैं उसमें पहले और दूसरे वर्ण को अघोष वर्ण कहा जाता है, जो कि क जो है वो पहला वर्ण है, यानी कि ये अघोष वर्ण है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है अपमान, ऑप्शन बी तिरस्कार, ऑप्शन सी निरादर या फिर ऑप्शन डी अनादर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरस्कार। दोस्तों सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, वह आदमी हंसता है, ऑप्शन बी काला कुत्ता भौंक रहा है, ऑप्शन सी सीता बहुत अच्छी औरत है, या फिर ऑप्शन डी वह आ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह आदमी हंसता है। दोस्तों अगर मैं दूसरे ऑप्शन में देखूं तो जो काला कुत्ता है, इसमें काला जो है वो गुण बता रहा है, यानी कि कुत्ते का गुण है काला होना, यानी कि यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। तीसरे ऑप्शन में सीता अच्छी औरत है, यानी कि ये भी सीता का एक गुण है अच्छा होना, यानी कि सीता अच्छी औरत है, इसमें भी वाचक विशेषण है। वह आ रहा है, इसमें किसी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं आदमी, वह आदमी, तो कौन सा आदमी? वह आदमी, यानी कि उस आदमी की विशेषता बता रहा है, यानी कि वह जो है यहाँ पर विशेषण के तौर पर प्रयोग हुआ है। और कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में स्वरों के साथ अनुस्वार विसर्ग जोड़ने से कितने होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। दोस्तों आपको पता है कि जो स्वर है, स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है, लेकिन इसमें अनुस्वार यानी कि अंग और विसर्ग यानी कि आहा, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल 13 स्वर जो है होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है, और अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 है। अगला क्वेश्चन, 3-13 होना का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, सिद्धांतहीन होना, ऑप्शन बी टाल मटोल करना, ऑप्शन सी पराजित करना, या फिर ऑप्शन डी बिखर जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिखर जाना। अगला क्वेश्चन, यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, पंकज, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी दिन, या फिर ऑप्शन डी जलज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठशाला। दोस्तों यहाँ पर जो पंकज शब्द है ये एक शंकर शब्द है, दिन जो है वो एक रूढ़ शब्द है, और जलज जो है वो भी एक शंकर शब्द है। लेकिन जो पाठशाला है यहाँ पर यौगिक शब्द है, क्योंकि पाठशाला में पाठ का अलग अर्थ निकलता है और शाला का अर्थ में अलग अर्थ निकलता है, यानी कि यहाँ पर जब अलग अलग अर्थ दोनों का निकलता है, यानी कि यहाँ पर यौगिक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, काखा, ऑप्शन बी च छ, ऑप्शन सी पाशा, या फिर ऑप्शन डी धा द। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धा द। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा है आपसे कि अघोष वर्ण नहीं है, यानी कि सघोष वर्ण कौन सा है? तो आपको पता है कि पहले और दूसरे वर्ण को हम हमेशा अघोष वर्ण कहते हैं। जो कि हमसे अघोष वर्ण नहीं पूछा है, तो हम सघोष वर्ण में तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को ढूंढेंगे, जो कि चौथे ऑप्शन में है ध और द, जो कि तीसरा और चौथा वर्ण है, यानी कि इस पर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयोगवाह है, आपको बताना है कि आयोगवाह किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विसर्ग अनुस्वार, या फिर ऑप्शन डी वर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग अनुस्वार। दोस्तों अनुस्वार को हम कहते हैं अंग, और विसर्ग को कहा जाता है क्या? आहा। इन दोनों को कहा जाता है आयोगवाह। तो अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी में आयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है, और अगर आपसे संस्कृत में पूछा जाता है आयोगवाह की संख्या कितनी है तो 4 है। अगला क्वेश्चन, ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ऋतु, ऑप्शन बी मृदु, ऑप्शन सी वक्र, या फिर ऑप्शन डी अधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र। दोस्तों ऋजु का अर्थ होता है एकदम सीधी रेखा, यानी कि सरल रेखा, और जो वक्र होता है उसका अर्थ होता है कि बिल्कुल वक्र, यानी कि मुड़ा हुआ, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो मांस खाता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, निरामिष, ऑप्शन बी सामिस, ऑप्शन सी सर्वभक्षी, या फिर ऑप्शन डी हिंसाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामिश।
दोस्तों जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द है सामिस, जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द है निरामिस, जो सब कुछ खाता है उसके लिए एक वर्ण है सर्वभक्षी, और जो हिंसा करता है उसके लिए एक वर्ण है हिंसाचारी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामिस जो है बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ई और ई किस प्रकार के वर्ण है? ऑप्शन आपके सामने है कंठ, ऑप्शन बी दंत, सी दंतोष्ठ, या फिर ऑप्शन डी तालव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तालव्य। दोस्तों यहाँ पर जो ई और ई है ये तालव्य वर्ण है। आप पूछेंगे अ और आ जो है ये दोनों किस में आएंगे, तो याद रखिएगा छठा आ और बड़ा आ जो है ये कंठ में आ जाएंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, या फिर ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। दोस्तों समास की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना है किस शब्द में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है चढ़ाई, ऑप्शन बी सफाई, ऑप्शन सी ऊंचाई, या फिर ऑप्शन डी मिठाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चढ़ाई। दोस्तों कृदंत प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा वे प्रत्यय जो क्रिया के बाद जुड़ते हैं उन्हें हम कहा जाता है कृदंत प्रत्यय है। तो चूंकि चढ़ना का जो एक चढ़ना जो है वो एक क्रिया है, तो क्रिया चढ़ना क्रिया के बाद जुड़ा है क्या? ई, यानी कि यहाँ पर कृदंत प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा।